Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करने वाले हैं और उसके हिंदी के अर्थ और उसके व्याख्या को जानने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज. यानी कि जो चैप्टर है ये राजा टूट के विषय में है, जिनके बारे में जो खोजबीन है यानी कि जो उनकी डिस्कवरिंग है वो अभी भी लगातार चल रही है. इसी वजह से कहते हैं कि द सागा कंटिन्यूस. यहाँ पर जो सागा है वो एक लंबी कहानी है, यानी कि जो उनके खोजबीन की जो कहानी है जो कि वर्षों से चलती आ रही है वो अभी भी जारी है. और जो पूरा चैप्टर ये राजा टूट के बारे में है, जिनकी मृत्यु एक अल्पायु की अवस्था में हो गए थे. यानी कि जब वो मरे थे तो सिर्फ वो एक किशोर थे. किशोर हमारे जीवन की व्यवस्था होती है कि जब हमारी उम्र 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच की हो. यानी कि राजा टूट की जो मृत्यु है वो जब हुई थी तो वो बहुत ही कम आयु के थे, एक बालक के रूप में ही वे थे. वो एक शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे, जिस परिवार ने मिस्र में और उसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया. और सन 1922 में उनकी कब्र को खोज निकाला, यह जानने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई. आधुनिक संसार भी इस चीज़ को जानना चाहता है और उनकी मृत्यु को आधुनिक तरीके से एक साक्षात्कारणीय जानने की कोशिश की जाती है, जिसमें सीटी स्कैन मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें राजा टूट के जीवन और मृत्यु को लेकर के है. तो आइए शुरू करते हैं. और जो ये चैप्टर है ये A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं. आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनेंगे. आई होप कि आप एक एक सेंटेंस की हिंदी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर राजा टूट के विषय में कुछ बातें लिखी हुई है जो कि आपको जानना अति आवश्यक है. और यहाँ पर राजा टूट का एक पिक्चर आपके सामने है, जिसको देख करके आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा टूट कम आयु के राजा थे. तो इसमें लिखा हुआ है कि ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक टीनेजर थे, यानी कि वो एक किशोर थे. जैसे कि आपको पहले भी बताया कि किशोर हमारे जीवन की वह आयु होती है जो कि 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच की रहती है. तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 13 और 19 साल के बीच के थे. आगे इसमें लिखा है कि द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी. यहाँ पर HEIR को पढ़ेंगे ईयर, जिसका मतलब है उत्तराधिकारी. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर शासन किया. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और इसके पूरे साम्राज्य पर शासन किया शताब्दियों तक. ही वॉज लेड टू रेस्ट, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको दफना दिया गया. लेडन विद गोल्ड, सोने के आभूषणों से सुसज्जित करके इनको दफना दिया गया. एंड इवेंचुअली, और अंत में फॉरगटन, और अंत में इनको भुला दिया गया, यानी कि इनके बारे में बात होना ही बंद हो गया. आगे इसमें लिखा है कि सिंस द डिस्कवरी, और डिस्कवरी के बाद, यानी कि जब इनकी खोजबीन, यानी कि जब इनकी खोज की गई, इनके मकबरे की खोज की गई, उसके बाद सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, टॉम होता है मकबरा यानी कि समाधि, जहाँ पर राजाओं की समाधि बनी हुई. तो इसी तरीके से राजा टूट की भी समाधि बनी गई थी. उनकी समाधि का जो मकबरा था उसकी खोज के बाद, जो कि सन 1922 में की गई थी, द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो आधुनिक संसार है, हैड स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि आधुनिक संसार ने यह अनुमान लगाया है, यह विचार किया है कि उनको हुआ क्या था. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और अगर हत्या के विषय में सोचा जाए तो ये सबसे ज़्यादा संभावित बात नज़र आती है. आगे इसमें लिखा है कि नाउ, और अब, लिविंग हिज टॉम, और अपनी कब्र से बाहर निकलने के बाद, यानी कि अभी अपनी कब्र को छोड़ करके जब वो बाहर निकले, यानी कि जब उनको बाहर निकाला गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी कि सन 1922 के बाद जब उनको अपनी कब्र से बाहर निकाला गया, 80 वर्ष में लगभग पहली बार, टूट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन, कि उनकी मृत्यु का पता लगाने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एक है सीटी स्कैन. दैट ऑफर्स न्यू क्लोज, जिन्होंने एक नई बिंदुओं को सामने रखा, यानी कि नई क्लोज, नई सुरागों को सामने रखा, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और उनकी मृत्यु के बारे में. दैट प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, कि जिसकी वजह से बिल्कुल सटीक आंकड़े, यानी कि बिल्कुल सत्यता सामने आती है, सच्चाई सामने आती है. फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि जिस फॉरेंसिक लैब में ये सीटी स्कैन किया जाता है कि वहाँ पर उनके
जीवन और मृत्यु से संबंधित सटीक आंकड़े सामने आए हैं ऑफ द बॉयस फेरोज, यानी कि जो बाल्यावस्था के एक जो राजा थे फेरो थे, उनके जीवन और मृत्यु से संबंधित फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस के लिए जो सीटी स्कैन किया गया उनकी मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए, उसकी वजह से सटीक डाटा यानी सटीक आंकड़े सच्चाई सामने लाने के लिए उनकी जांच की गई। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा क्या है। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि एन एंग्री विंड, तेज़ हवा, यहाँ पर एन एंग्री विंड स्टर्ड यानी कि एक तेज़ हवा का झोंका, स्टर्ड अप घोस्टी डस्ट यानी कि उसने धूल मिट्टी को एक बहुत ही बुरे तरीके से उड़ा दिया, यानी कि धूल ही धूल कर दिया। डेविल्स यानी कि जो उसने धूल मिट्टी उड़ाई वह ऐसा हो गई कि जैसे कोई एक दैत्य रूपी धूल सबके सामने आ गई हो। तो इसमें आप इसको फिर से पढ़ेंगे कि एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल, यानी कि उसने धूल को एक ऐसे तरीके से उड़ाया जैसे कोई एक राक्षस की तरह, यानी कि बहुत बड़े आकार में वो सबके सामने आ गई है। एज जब किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, कि जब राजा टूट को अपनी कब्र से बाहर निकाला गया। इन द एंसेंट इजिप्शियन सेमेट्री, यानी कि जो पुराने ज़माने के जो प्राचीन इजिप्ट के जो कब्रिस्तान थे, यहाँ पर सेमेट्री का मतलब है कब्रिस्तान, नॉन जिनको जाना जाता है, जिनकी पहचान होती है एज द वैली ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं की घाटी के रूप में जिनकी पहचान होती है, यानी कि जिनको जाना जाता है। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल द डे, और पूरे दिन वहाँ पर जो वक्र आकार के जो काले काले जो बादल थे वो मरुस्थलीय आसमान में पूरी तरह से छा गए थे। एंड नाउ, और अब वर व्हीलिंग द स्टार्स, और अब वो तारों पर भी छाने जा रहे थे। इन द कास्केड ग्रे, जो कि उनका जो ताबूत था उनके रंग के रूप में वो सारे तारों को ढकने जा रहे थे, यानी कि पूरे आसमान में वो छाने जा रहे थे। इट वॉज 6 PM, शाम का समय था, 6 बजे हुए थे। ऑन 5 जनवरी 2005, सन 1905 के 5 जनवरी का दिन था और शाम के 6 बजे हुए थे। आगे इसमें लिखा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, यानी कि संसार की सबसे फेमस ममी, यानी कि जो राजा टूट का जो शरीर था जिसको ममी के रूप में रखा हुआ था, जो कि संसार का सबसे फेमस ममी था। ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, जिन शरीर को यानी कि जो ममी बन चुके थे जिनको पहली बार सीटी स्कैन मशीन में डाला गया सिर की तरफ से, यहाँ पर ग्लाइडेड होता है सरकाना, ग्लाइडेड हेड यानी कि सिर की तरफ से उस सीटी स्कैन मशीन में, यानी कि जो सीटी स्कैन जो स्कैनर मशीन होती है उसमें सरकाया गया। ब्रॉट हेयर, जिनको लाया गया था टू प्रोब, जांच करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, एक ऐसा मेडिकल रहस्य यानी कि मेडिकल मिस्ट्री यानी कि जो रहस्य है जो कि काफ़ी लंबे समय से ठंडा पड़ा था, उसको जानने के लिए, उसका पता लगाने के लिए उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस समय सीटी स्कैन के मशीन में उस मम्मी को पहली बार सिर के तरफ से उस मशीन में सरकाया गया। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, यानी कि बहुत ही कम आयु के जो सम्राट समझे जाने वाले सम्राट जो थे, हु डैड, जो कि मर गए थे, मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो कि लगभग 3300 वर्ष से भी पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी। आगे इसमें लिखा है कि ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, यानी कि दोपहर बाद का जो समय था और वहाँ पर एक कतार लगी हुई थी टूरिस्ट की, यानी कि जो पर्यटक थे, यानी कि जो सैलानी थे जो घूमने के लिए आ रहे थे, जो कि उनको देखने के लिए आ रहे थे, उनकी एक आमतौर पर एक लाइन लगी हुई थी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, समूचे संसार से, यानी कि जगह जगह से लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्टेड रॉक कट टॉम सम 20 फीट, यानी कि लगभग 26 फीट का जो उनका टॉम था, यानी कि जहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई थी, जो कि पत्थरों को काट करके लगभग 26 फीट बड़ा, यानी कि जो उनका समाधि थी जहाँ पर उनको दफनाया गया था, उसको देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी जो टूरिस्ट थे, और उनको देखने के लिए वो नीचे उतर रहे थे, यानी कि वो नीचे की तरफ दफनाए गए थे, तो ऊपर से उनको देखने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। डिसेंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना। ओके, अंडरगॉन टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपने जो आदर सम्मान है उनको राजा टूट के लिए, यानी कि राजा टूट के शरीर को, उसकी मम्मी को सत्कार सम्मान देने के लिए बहुत सारे लोग संसार के कोने कोने से वहाँ पर आए हुए थे उसको देखने के लिए। दे गेज्ड
एट द मोरल्स ऑन द वॉल्स, और फिर वहाँ पर जो बनी हुई जो दीवार थी यानी कि जो पत्थर पर जो नक्काशी बना करके जो चित्र बनाए गए थे उनको वो ध्यान से देख रहे थे, यानी कि गेज का मतलब होता है ध्यान से देखना। उन सभी ने उन तस्वीरों को, उन पिक्चर्स यानी कि उन जो चित्र बनाए गए थे पत्थरों की दीवारों पर, उनको बड़े ध्यान से देखा। और द ब्यूरियल चैम्बर यानी कि जहाँ पर मम्मी को दफनाया जाता है यानी कि जिसमें रखा जाता है उसको ब्यूरियल चैम्बर कहते हैं। एंड पियर्ड एट द टुट फेस, और उन्होंने राजा टुट के चेहरे को देखा जो कि सोने से जड़ित था, यानी कि जिनके ऊपर सोने से उनको सजाया गया था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यानी कि सबसे बड़ा जो लक्षण था उनके मम्मी का, मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी कि जो उनका ताबूत था जो उनके ऊपर जो मम्मी के आकार का जो डिज़ाइन बनाया गया था वो सबसे बड़ा लक्षण था जिसको देखने के लिए लोग बड़ी दूर से आ रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम द गाइड बुक इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स ने उस मम्मी के बारे में जो कि गाइड बुक बनी हुई थी, जो कि कोई भी अगर वहाँ पर आता था तो उन राजा टुट के बारे में कुछ किताबें छापी गई थी जिनको वहाँ की गाइड बुक के नाम से जाना जाता है, उनको धीमी धीमी आवाज़ में वो पढ़ रहे थे। यानी कि सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, यानी कि इन अ विस्पर का मतलब होता है धीमी धीमी आवाज़ में पढ़ना। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अन्य जो लोग थे वो चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स, शायद, पॉडरिंग टट अनटाइमली डेथ, यानी कि वो शायद भय से यानी कि डरते हुए वो बातें कर रहे थे। टुट्स अनटाइमली जो डेथ यानी कि जो टुट का जो असमय जो उनकी मृत्यु थी, यानी कि अकाल जो उनकी मृत्यु थी, यानी कि उनकी मृत्यु का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, जो कि अचानक वे मर गए थे। इन इज लेट टीन्स, यानी कि वो अपनी जो किशोरावस्था के जो अंतिम जो समय था उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और वंडरिंग विद अ शिवर, और वे आश्चर्यचकित तरीके से कांप भी रहे थे। वो इसलिए कांप रहे थे इफ द फेरोज कर्स, कि क्या जो ये राजा का जो श्राप है, डेथ और मिसफॉर्चून जो उसकी मृत्यु है और जो उनका दुर्भाग्य है, फॉलिंग अपॉन दोज, कि उन लोगों पर वो गिर रहा है, यानी कि उन लोगों पर वो पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब हिम, जिन्होंने उनको परेशान किया था। वॉज रियली ट्रू, क्या ये बात बिल्कुल सत्य थी? तो इस वजह से वो दबी दबी आवाज़ में डर के मारे बातें कर रहे थे। आगे इसमें बताया गया है कि द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, कि जो ममी है वो बहुत ही बुरी अवस्था में, बहुत बुरी हालत में है। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, उस कार्य की वजह से बुरी हालत में है जो कि कार्टर ने 1920 में उस मम्मी के साथ किया। यानी कि एक कार्टर व्यक्ति था जो कि पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भी इस मम्मी की खोजबीन के लिए काफ़ी कार्य किए। तो जो कार्य उस मम्मी के ऊपर एक्सपेरिमेंट यानी कि कुछ प्रयोग करने के लिए किया, उसकी वजह से जो मम्मी है बहुत ही बुरी हालत में है। सैड जाई हवास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, यानी कि जो वहाँ पर मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे, जाही हवास ने ये सब बताया। आगे फिर उसमें लिखा है कि एज, और जब ही लीन ओवर, जब वो आगे झुके, द बॉडी, जब वो बॉडी के ऊपर थोड़ा झुके, फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, उसको पहली बार देखने के लिए, पहली बार गहराई से देखने के लिए। फिर वो कहते हैं कि कार्टर हावर्ड कार्टर, यानी कि कार्टर हावर्ड कार्टर जो वो पहला जो ये पुरातत्वविद है उनका नाम लेते हुए, दैट इज़ जो कि है, वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम, जिसने सन 1922 में जो टुट का मकबरा है यानी कि जहाँ पर उनकी समाधि थी उसकी खोजबीन की थी, यानी कि उसको खोजा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि वर्षों की बेकार की खोज के बाद जब उन्होंने सन 1922 में उनको खोजा था। इट्स कंटेंट दो हेस्टिली रैंसेक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और जो इसकी विषय वस्तु थी यानी कि एक मम्मी से जुड़ी कुछ जो चीज़ें थी, जो वस्तु थी, वो आश्चर्यजनक तरीके से कंप्लीट थी। दो हेस्टिली रैंसेक्ड एंटिक्विटी, जिनको पुराने ज़माने में छेड़छाड़ की गई थी, यानी कि पुराने प्राचीन समय में जिनके साथ छेड़खानी की गई थी, जिनको तितर बितर कर दिया गया था, यानी कि अस्त व्यस्त कर दिया गया था। दे वर रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, यानी कि वे सबसे अमीर यानी कि सबसे ज़्यादा महंगी शाही कलेक्शन रही हैं एवर फाउंड, जब तक की सारी जितनी पाई गई शाही जो कलेक्शन थी, यानी कि शाही परिवार के जितने भी जो पुरानी वस्तुएं उनका कलेक्शन है कि उनका संग्रह अगर किया गया तो वो सबसे ज़्यादा सबसे महंगी
संग्रह की जाने वाली वस्तु थी। एंड हैव बिकम पार्ट और हिस्सा बन गए हैं ऑफ द फेरोज लीजेंड, यानी कि उस कम उम्र के जो राजा थे उनकी जो पौराणिक जो कथा है, यानी कि जो पारंपरिक जो कथा है, उस कहानी का वो एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि जब भी उनकी कहानी का जिक्र किया गया था तो उनके साथ जो उनका जो सामान था, जो कि सबसे महंगा जो सामान था जो अब तक संग्रहालय में रखा गया था, उन सब में सबसे ज़्यादा महंगा सामान जो राजा टोटका था वह उनकी जो पारंपरिक कथा है, कहानी है, उनका हिस्सा बन गए थे। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड और आश्चर्यजनक कलाकारी के साथ सोने की बनाई गई कुछ वस्तुएं, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, और जो इनकी अद्भुत जो चमक थी वह पुनर्जीवन की गारंटी देते हुए काउज्ड सेंसेशन, और ऐसी वस्तुओं ने सनसनी फैला दी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, उस खोज के समय में इस प्रकार की वस्तुओं ने पूरी सनसनी फैला दी जो कि सोने के साथ बनाई गई थी, जिनकी एक अद्भुत चमक थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अट्रैक्शन, और अब भी वो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है, यानी कि अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान अब भी वो खींचती है, यानी कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट लेकिन टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडेज थिंग, यानी कि जब टूट को दफनाया गया तो उनके साथ वो बहुत सारी वस्तुओं को भी दफनाया गया जो कि रोज़मर्रा के जीवन में उनके काम आती है। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, ऐसा माना जाता है जैसे कि मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद भी उनको उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वो चाहेंगे, जैसे कि बोर्ड गेम्स, यानी कि लकड़ी के बोर्ड पर खेले जाने वाले जो गेम थे, ब्रॉन्ज रेजर और ब्रॉन्ज से बना हुआ रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स और लिनन से बने हुए अंडरगारमेंट्स थे, केजेस ऑफ फूड एंड वाइन, और शराब के और भोजन के बड़े बड़े जो बक्से थे वो सब उनके साथ दफना दिए गए थे। आगे इसमें लिखा है